बादलों के बीच में हवाई जहाज़ पे बैठकर हवाई सफ़र करना हर एक इंसान की चाहत होती है। हम में से सभी लोग जो है चाहते हैं कि लाइफ में कम से कम एक बार जो है हवाई यात्रा करें, हवाई जहाज़ पे बैठे कि किस तरीके से जो है बिल्कुल कम से कम समय में जो है इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। एटमॉस्फेयर को महसूस करना चाहते हैं, हवाई अड्डे पे क्या होता है, किस तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कुल मिला जुला के दोस्तों, हवाई सफ़र करना एक आम इंसान की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। और स्पेशली जब बात पहली बार आती है कि हम पहली बार हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो मन में काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, मन जो है शंकाओं से भरा होता है और ऑफ कोर्स हम नर्वस रहते हैं। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मैं लगभग 100 से ज़्यादा हवाई यात्रा कर चुका हूं अलग अलग एयरलाइन कंपनियों के बीच में। देश के अलग अलग हवाई अड्डों का जो है मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूं कि बिल्कुल फर्स्ट मतलब कि टिकट बुक करने से लेकर आपका जो है बिल्कुल आप अपने जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वहाँ हवाई अड्डे से बाहर निकलेंगे, उसके बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो दोस्तों सफ़र की शुरुआत जाहिर सी बात होती है प्लानिंग से होती है। आपको पहले प्लानिंग करना होता है कि आपको कौन से डेट में ट्रैवल करना होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली अगर आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो जो भाड़ा है, जो किराया है वो लगभग फिक्स रहता है। आप 10 तारीख को जाओ या फिर 20 तारीख को जाओ, आपको उतना ही भाड़ा देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं कि जाने से 1 दिन या 2 दिन पहले टिकट करा लेंगे। लेकिन दोस्तों एयरलाइन में ऐसा नहीं होता है। एयरलाइन में जो भी किराया होता है ये डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब ये कि आप जितनी पहले आप टिकट करवाएंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, और जितना आप अपने यात्रा से नज़दीक की तिथि में आप अपना टिकट बुक करेंगे आपको उतना महंगा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप 2 महीने पहले पटना से दिल्ली का अगर आप टिकट बुक करवाते हैं तो आपको ये पड़ेगा लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में। वही अगर आप यात्रा से 1 या 2 दिन पहले टिकट करवाते हैं तो ये टिकट आपको 15 से 17,000 के बीच में भी पड़ सकता है। तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से ही अपना डेट फाइनल कर लें, लगभग 1 या 1.5 महीने पहले ही, और उस दौरान आपको टिकट करवा लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपका टिकट का जो फेयर है वो मिनिमम रहेगा। अब यहाँ पे बारी आ जाती है कि टिकट कैसे बुक किया जाए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि जितनी भी एयरलाइन कंपनियां हैं, लाइक इंडिगो हो गया, गो एयरवेज हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर एशिया हो गया, तमाम जितने भी ये एयरलाइन कंपनियां हैं उनकी अपनी वेबसाइट भी है, और आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको टिकट बुक करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपको कन्वीनियंस चार्ज जो होता है वो नहीं देना पड़ेगा। वही अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक GoIbibo, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com जैसे बुकिंग एक्जिगो, ऐसे तमाम अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या है, ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये अपना कन्वीनियंस फीस भी आपसे सेवा शुल्क लेती है, जो लगभग 350 से 400 रुपये के बीच में पड़ता है। तो अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन के वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक कर लेंगे तो आप ये कन्वीनियंस फीस देने से बच जाएंगे और आपका 300 से 400 का बचत हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पैसे फंस जाते हैं, टिकट बुक नहीं होता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। वही अगर आप डायरेक्टली एयरलाइन के जो वेबसाइट है वहाँ से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल विदिन सेकेंड जो है आपको कंफर्म टिकट के साथ साथ आपको PNR नंबर का SMS आ जाएगा। मतलब ये कि वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, अब आपने टिकट बुक कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या है कि या तो आप प्रिंट आउट निकाल लें टिकट का, या फिर आप मोबाइल में भी उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है टिकट बुक करते समय कि आपका नाम का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त का जो पहचान पत्र होता है उससे आपका नाम मैच होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे गाइज यहाँ पे होता क्या है कि जिस तरीके से अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपका टिकट चेक कहाँ होता है? ट्रेन के अंदर
अगर आप बस से सफ़र करते हैं तो आपका टिकट चेक कहाँ से होता है? बस के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको सफ़र शुरू होने से पहले ही जो एयरपोर्ट होता है उसका मेन एंट्री होता है, वहीं पे आपके टिकट की जांच की जाती है। अगर आपके पास टिकट उस वक्त मौजूद नहीं होगा तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो है टिकट आपके पास होना चाहिए, आइदर वो प्रिंटेड फॉर्म में हो या फिर आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट हो, क्योंकि एयरपोर्ट के मेन एंट्री पे ही CISF के द्वारा जो है आपके टिकट की जांच की जाती है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका डोमेस्टिक है, मतलब कि अगर आप भारत में ही एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले आपको हवाई अड्डे पहुँचना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन की तरह अगर मेरा ट्रेन 12 बजे है तो मैं 11:55 पे स्टेशन चला जाऊँगा और तुरंत जो है मैं प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेन पकड़ लूँगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे और भी कुछ आगे प्रोसेस होते हैं, सुरक्षा जांच होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले, अगर आपका फ़्लाइट 12 बजे है ना, तो आपको कम से कम 10 बजे आपको एयरपोर्ट पे पहुँच जाना है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे उसके बाद आपका अगर आपके पास एक बड़ा सा लगेज है और एक हैंड बैग है, ठीक है, इसको मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप आगे आपको समझने में आसानी होगा। तो आपके पास एक हैंड बैग है और एक बड़ा सा लगेज है, तो आपको जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल गेट पे ही आपका टिकट देखा जाएगा और आपको एक डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड से नाम मैच होना चाहिए, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार एयरपोर्ट के अंदर एंट्री आपको मिल गया तो आप सेम उसी एयरपोर्ट पे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। बहुत इमरजेंसी केस वैसा होगा तो ही शायद आपको परमिशन मिले, लेकिन आप बिना ट्रैवल किए आप वापस नहीं निकल सकते हैं, वो नो वे एग्जिट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इलीगली अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको पुलिस केस भी आपके ऊपर हो सकता है। ठीक है। तो आपको जैसे ही एंट्री मिलेगा उसके बाद जो है वहाँ पे अलग अलग जो भी एयरलाइन कंपनियाँ हैं उनके वहाँ पे काउंटर्स बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि हवाई अड्डा तो एक ही है लेकिन वहाँ पे बहुत अलग अलग कंपनियों के हवाई जहाज़ उड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने जो टिकट बुक किया है वो कौन से एयरलाइन कंपनी की है। तो मान लेते हैं कि आपने इंडिगो का टिकट बुक किया है, तो आपको वहाँ पे इंडिगो के काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आपको जितने भी कंपनियाँ हैं सबके वहाँ पे काउंटर बने होते हैं और वहाँ पे जो उनका कस्टमर एग्जीक्यूटिव होता है वो बैठा हुआ होता है। अब आपको वहाँ पे जाना है, उस काउंटर पे लाइन लगी होगी, मैक्सिमम जो है चांसेस ये है कि थोड़ा सा एक लाइन लगी होती है। तो आपका जैसे ही आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे वो आपका टिकट देखेंगे और वो आपको एक बोर्डिंग पास प्रोवाइड करेंगे। गाइज यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना कि जो आपको टिकट है ये बेसिकली ये वो टिकट नहीं है जिसको लेकर आप हवाई जहाज़ पे बैठेंगे। ये बेसिकली एक कन्फर्मेशन वाउचर है। इसके अलावा आपको एक अलग से जो है एक बोर्डिंग पास दिया जाता है जिस पे आपका सीट नंबर लिखा होगा, क्योंकि अभी जो आपको पहले से टिकट मिला था इस पे सीट नंबर कहीं मेंशन नहीं होता है, इस पे केवल टाइमिंग मेंशन होती है और डेट मेंशन होता है। अब जो आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाएगा उस पे क्या है कि आपका फ़्लाइट का नाम, ठीक है, डिपॉर्चर टाइम, उसके बाद आपका अराइवल टाइम, मतलब कि कब यहाँ से आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ होगी और कब वहाँ पे जो है वहाँ पे पहुँचेगी, लैंड होगी। उसके बाद अब एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा कैंपस होता है तो आप कंफ्यूज तो ना हो जाएं कि यार अब मुझे किधर जाना है। तो वहाँ पे कौन से गेट से आपकी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ होगी, वहाँ पे वो गेट नंबर भी दिया जाएगा और वो उसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है। मैं यहाँ पे अपना एक बोर्डिंग पास का अपना एक फ़ोटो भी लगा दूंगा जो भी हाल में ही मैंने ट्रैवल किया था, ताकि आपको आसानी हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। तो आपको जो वो बोर्डिंग पास मिल गया उसके बाद आपका वो टिकट है उसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब आपका जो भी आपका ट्रेवल है अब वो इस बोर्डिंग पास के ऊपर ही होगा। ठीक है। तो बोर्डिंग पास के ऊपर क्या है कि आपका नाम रहेगा, ठीक है, आपका PNR नंबर रहेगा, आपका सीट नंबर रहेगा। अगर आपको खिड़की वाला सीट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि आपके पास एक बड़ा सा लगेज भी है, तो आप उतना बड़ा लगेज को आप खुद से तो हवाई जहाज़ पर नहीं ले जा सकते, तो वो आपको उसी समय वहाँ पे जमा कर देना होगा और उस पर वो एक स्टिकर लगा देंगे और सेम उसी स्टिकर का दूसरा पार्ट वो आपके बोर्डिंग पास के पीछे चिपका देंगे। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये आपका है और आपका जो बड़ा वाला लगेज था वो उसी समय जो है वो लोग अपने पास रख लेंगे और उनका जो कर्मचारी होगा वो आपके हवाई जहाज़ पे लोड करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी। आपका काम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपका जो बड़ा वाला लगेज था वो उनके पास चला गया। अब जो छोटा वाला हैंड बैग था आप उसको हवाई जहाज़ पे लेके जा सकते हैं।
अब इसके बाद बारी आती है सुरक्षा जांच का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है हवाई यात्रा की। दोस्तों हवाई जहाज़ जो है हमेशा आतंकियों के निशाने पे रहता है, हाईजैक वगैरह का जो है खतरा रहता है। तो और हवाई जहाज़ जो है काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि हवा में है, थोड़ा सा एक मिस्टेक होगा तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इसीलिए बहुत कड़ी जांच की जाती है, सुरक्षा जांच की जाती है कि जो भी पैसेंजर, जो भी यात्री हवाई जहाज़ में बैठने जा रहा है, उसके पास कुछ गलत सामान ना हो, उसके पास कुछ ऐसा हथियार ना हो, ठीक है, या फिर उसके पास कुछ ऐसा केमिकल ना हो जिससे वो दूसरों पे अटैक कर दे। तो इसके लिए काफ़ी कड़ी तरीके से जो है एक सिक्योरिटी चेकअप की जाती है। तो वहाँ से आपको बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको लाइन में लग जाना है सिक्योरिटी जांच का। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैनर लगे होते हैं और आपको जो है अपना बेल्ट, ठीक है, आपको अपना बेल्ट निकाल देना है, पर्स निकाल देना है, ठीक है, और आपके बैग में मोबाइल है, चार्जर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो एक बड़ा सा वहाँ पे ट्रे रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सारा फोटो लगाता जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। तो उस बड़े से ट्रे के अंदर आपको वो सारा सामान रख देना है। आपका मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर है, ब्लूटूथ वायरलेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपको अपने बेल्ट के साथ जो है उस ट्रे में रख देना है और वो स्कैनर में चला जाएगा। इधर से स्कैन होकर उधर निकल जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपना बैग भी उस ट्रे में रख देना है ताकि वो भी स्कैन हो जाए। आपके बैग में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं होनी चाहिए, कोई भी छुरी, चाकू, ब्लेड, रेज़र, अगर ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पे वो पकड़ लेंगे और उसको निकाल कर जब्त कर लेंगे, वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आप मेटल डिटेक्टर से पार होंगे और वहाँ पे आपकी जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है आपकी यहाँ पे जांच की जाएगी। लाइक अगर आपके अंदर कुछ मेटल वगैरह तो नहीं है, आप कहीं कुछ गन वगैरह, कुछ वेपन्स वगैरह तो आप कैरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी जांच की जाएगी और आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका ट्रे वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपना बेल्ट वगैरह लगा लें, पर्स वगैरह रख लें, मोबाइल बैग में रख लें, चार्जर वगैरह। अब जो है आप मेन जो वेटिंग एरिया होता है एयरपोर्ट का, अभी तक आप केवल बाहर कैंपस में थे, अब जो है मेन एयरपोर्ट का जो वेटिंग एरिया होता है, जो कि काफ़ी बड़ा सा होता है, काफ़ी सारी वहाँ पे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती हैं, आपको काफ़ी साफ़ सुथरे वॉशरूम्स वहाँ मिलेंगे, अलग अलग जो है फूड चेन्स वहाँ पे मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको आउटलेट मिलेंगे, जहाँ पे आपको अगर आपके पास 1 या 1.5 घंटा टाइम है तो आप आराम से वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, वॉशरूम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ टीवी वगैरह लगा रहेगा। मतलब कि आप कुल मिला जुला के उनकी व्यवस्था ऐसी होती है कि अगर आपके फ़्लाइट में अभी 1 से 1.5 घंटे भी हैं तो आपका समय जो है ईजिली कट जाए, आप वहाँ पे बोर ना हो। आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्जिंग के लिए वहाँ पे सॉकेट्स वगैरह दिए रहते हैं, तो आपका आराम से जो है वहाँ पे टाइम जो है कट जाएगा। उसके बाद गाइस, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर आपका गेट नंबर भी लिखा होगा, तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आपको वेटिंग एरिया में अपने गेट नंबर के पास ही बैठना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे लगभग 200 से ज़्यादा गेट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंफ्यूजिंग होता है। तो आपका जो बोर्डिंग पास पे जो गेट नंबर है, उस गेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बैठना है। और आपका जो फ्लाइट का जो टाइमिंग होता है, जैसे कि मैंने बोला, अगर फ्लाइट अगर आपका 12 बजे है तो 11:30 में जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। बोर्डिंग इन द सेंस कि आपको जो है हवाई जहाज़ पे बैठाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और वो गेट जो है वो खुल जाएगा और वहाँ पे जो उस एयरलाइन के कर्मचारी रहेंगे वो 1 बाय 1 जो है आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और आपको वो आगे भेजते रहेंगे। आगे क्या है कि आपको जो है एक सीधे सा अंदर सा गेट जाएगा, ठीक है, एक तरीके से सुरंग जैसा गेट रहेगा, वो आपको सीधे आपके फ़्लाइट के गेट तक आपको पहुंचा देगा। और उसके बाद जैसे ही आप फ्लाइट में एंट्री करेंगे तो आपका जो बोर्डिंग पास पे जो सीट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ऊपर में आपको सारे सीट्स नंबर लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना सीट नंबर सर्च करना है और हैंड बैग जो होता है वो ऊपर आपका कवर्ड बना रहेगा, उसके ऊपर आप रख देंगे और आप अपने सीट पे बैठकर आप अपना सीट बेल्ट लगा लेंगे और वहाँ पे जो भी निर्देश होते हैं वहाँ पे एयर होस्टेस के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे बोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है आपका जो प्लेन है, हवाई जहाज़ है, वो धीरे धीरे करके जो है अपना जो है वो टेक ऑफ हो जाता है। और उसके बाद जो है जो भी आपकी यात्रा के समय होंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे आपका फ़्लाइट जो है हवा में रहेगा। उसके बाद जो है वहाँ पे जब लैंड करेगा, जहाँ पे आप पहुँच गए, जैसे कि आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो जैसे ही आपका फ़्लाइट दिल्ली पहुँच गया तो जैसे ही वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट होगी कि हम पहुँच चुके हैं, दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो उसके बाद आपको वहाँ से उतरने के बाद जो है फिर एक सुरंग जैसा एक गलियारा रहेगा, वहीं से आप सीधे निकलेंगे
और वहीं पे एक राउंड सा एक बेल्ट घूमता रहेगा, जहाँ पे आपने जो बैग वहाँ पे जमा किया था ना, जो आपने बड़ा सा अपना लगेज जमा किया था, वो आपके उस बेल्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप वहाँ से ईजिली उठाकर आपको सीधे एग्जिट आपको गेट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप फिर एयरपोर्ट के अंदर घूम नहीं सकते हैं। जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए तो वहाँ पे आपको सीधे बाहर निकलना होगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको अपना बैग वहाँ से उठाना है और बाहर निकलकर आपको अपने लक्ष्य की ओर चला जाना है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, ये थी पूरी प्रक्रिया हवाई सफ़र करने का। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, अगर आपने किया हुआ है तो आप रिलेट कर पाए होंगे कि जो भी मैंने बातें बताई हैं ये आपके साथ भी हुआ है। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहा हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहा हो। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल है, किसी प्रकार का कोई और कन्फ्यूज़न है, तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।